हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 70 बीपीएससी पीटी के लिए बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 यानी सेट नंबर 2, जिसमें आज हम सब पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक के बारे में। क्योंकि बायोलॉजी में बहुत सारे शाखाओं को विभाजित किया गया है तो सब हम सब देखने वाले हैं, जैसे अनुवांशिकता, उत्परिवर्तन, ठीक है। थोड़ा बहुत कोशिका के बारे में भी इस वीडियो में हम सब जानेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कोशिका ही है, सेल ही है, तो सेल के बारे में हम सब जानेंगे। थोड़ा बहुत आज इंट्रो हम सब सेल के बारे में जान लेंगे और बाकी जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप पढ़ेंगे पूरा बायोलॉजी, क्योंकि अब जो है जो मैं कम्युनिटी पोस्ट किया था उसमें आप सब बोले कि पहले एक सब्जेक्ट को लीजिए और उसको खत्म कर दीजिए, तो सबसे पहले मैं 70 बीपीएससी पीटी के लिए बायोलॉजी जो है आपका फिनिश करूंगा। तो इसलिए बायोलॉजी अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जल्दी से ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में खोलकर जान के रखता हूं, आप आराम से वहां पे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा या कभी संडे को मैं क्लास ले लूंगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। जीव विज्ञान के जनक कौन थे? तो जीव विज्ञान के जनक मेनली अरस्तु को माना जाता है। अब ये बायोलॉजी शब्द का मतलब क्या होता है? तो बायो का मतलब होता है जीवन और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, यानी जहां पे जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है उसको जीव विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। तो जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है और बायोलॉजी के जो जनक है वो है अरस्तु। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, बायोलॉजी के कितने प्रकार हैं? तो बायोलॉजी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया बॉटनी, दूसरा हो गया जूलॉजी, तीसरा हो गया माइक्रो बायोलॉजी। चलिए तीनों के बारे में हम सब डिटेल में पढ़ते हैं अच्छे ढंग से। सबसे पहला बॉटनी, तो बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। एकदम नाम आप सब नहीं भूलेंगे, ये बार बार एग्जाम में दिखेगा। बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस द्वारा हिस्टोरिया प्लेटिनियम नामक पुस्तक लिखा गया था, जिसमें 500 प्रकार के पौधे का वर्णन किया गया था। अब ये बॉटनी शब्द कैसा शब्द है? तो बॉटनी ग्रीक शब्द बॉस्किन से बना है, जिसका अर्थ होता है चरवाहा, और बॉटनी में पादप का अध्ययन होता है, यानी पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है बॉटनी में, ठीक है। बॉटनी के जनक बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा थियोफ्रेस्टस, और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो हिस्टोरिया प्लेटिनम, बिल्कुल नहीं भूलना है आप सबको। उसके बाद जूलॉजी, तो जूलॉजी में जानवरों का अध्ययन किया जाता है और जूलॉजी के जनक हैं अरस्तु। सबसे पहले एक और शब्द यहाँ पे छूट गया था, पिछले क्वेश्चन में ही मुझे इंक्लूड करना था कि बायोलॉजी शब्द जो था वो सबसे पहले लेमार्क एवं ट्रिवीरेनस ने दिया था। इसको भी आप याद रखेंगे, बीपीएससी द्वारा बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए बॉटनी और जूलॉजी को समझने के बाद अब हम सब समझते हैं माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। तो ऐसा कण जिसका आकार माइक्रोन में हो, यानी 10⁻⁻⁶ मीटर में हो, इसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो इसमें मुख्यतः वैसे चीजों का अध्ययन किया जाता है जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे विषाणु, जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? तो ल्यूवेनहॉक है, और इन्होंने सूक्ष्म जीव को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। इसके अलावा ल्यूवेनहॉक द्वारा एक और चीजों की खोज की गई जिसका नाम है जीवाणु, यानी बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? तो माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें 0.1 से लेकर के 0.5 जो है मीटर तक आकार का अध्ययन किया जाता है, यानी 10⁻⁻⁶ माइक्रोन का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? तो ल्यूवेनहॉक हैं। तो ये तो आपको बात समझ में आ गया कि सूक्ष्म जीव को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो माइक्रोस्कोप का निर्माण ल्यूवेनहॉक ने किया। संयुक्त माइक्रोस्कोप का निर्माण जैकरिस जेनसन द्वारा किया गया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का निर्माण नॉल एवं रुस्का ने किया था, ठीक है। कोशिकांग को देखने के लिए नॉल एवं रुस्का द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यंत्र का निर्माण किया गया था। ये 3 टाइप के माइक्रोस्कोप यंत्र आपको बार बार एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। चलिए अब जानते हैं हम सब उत्परिवर्तन के जनक कौन है, यानी उत्परिवर्तन के पिता कौन थे? तो हुर्गो डी ब्रीच को उत्परिवर्तन का पिता कहा जाता है। उत्परिवर्तन क्या होता है? तो जीन में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। अब ये भाई जीन क्या होता है? तो जीन से बनता है डीएनए और डीएनए से बनता है क्रोमोसोम, जो कि अभी हम सब डिटेल में अगले वाले पेज में पढ़ने वाले हैं। जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं हम सब, तब जाकर के आपको उत्परिवर्तन वापस से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है जीन, ठीक है। फिर डीएनए हम सब समझेंगे, पहले जीन को समझते हैं। तो यह कोडोन होता है, डीएनए जीन के बने होते हैं। यह बात आपको समझ में आ गया, डीएनए जो है वो जीन के बने होते हैं और डीएनए से क्रोमोसोम का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये जीन में जो कोडोन है, ये कोडोन किसका बना होता है? तो ये 4 चीजों का बना होता है। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन में कर रहा हूं, एडिनिन, ग्वानिन,
थायमिन और साइटोसिन का कोडोन होता है ये जीन। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। और इसी जीन से जो है बाबू डीएनए का निर्माण होता है, और डीएनए से क्रोमोसोम का निर्माण होता है, और क्रोमोसोम से हम सब का निर्माण होता है, मानव का, जीव जंतु का। समझ में आ गया होगा। आते हैं डीएनए में। ठीक है, तो डीएनए क्या है? तो यह पॉलियोन्यूक्लियोटाइड है, बार बार एग्जाम में पूछेगा। यह पॉलियोन्यूक्लियोटाइड है डीएनए। डीएनए में तीन चीज होता है। डीएनए किसका बना होता है? तो तीन चीजों का मिश्रण है डीएनए। किसका किसका? पहला शुगर। कैसा शुगर रहता है डीएनए में? तो डीऑक्सीराइबोस शुगर रहता है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर रहता है डीएनए में। इसके अलावा फास्फोरिक अम्ल होता है डीएनए में, और नाइट्रोजन क्षारक होता है डीएनए में। और अभी इसी नाइट्रोजन क्षारक में हम सब ये चार पढ़ेंगे जो जीन में अभी हम सब पढ़े। क्या? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। ठीक है, ये अभी नाइट्रोजन क्षारक में पढ़ने वाले हैं अगले पेज में। देखिए आप सब कौन में जो ये चार चीजें वो डीएनए के नाइट्रोजन क्षारक में है। कैसे? देखिए, डीएनए के नाइट्रोजन क्षारक दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या? प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन में दो होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन में दो होते हैं, थायमिन और साइटोसिन। और यही हम सब जीन में पढ़े। जीन किसका कोडोन है? तो यह एडेनिन, ये वाला देखिए एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन का कोडोन होता है। मेनली बात यह है कि जो डीएनए का नाइट्रोजनिक क्षारक है वो जीन का कोडोन है। ठीक है, यानी डीएनए का जो नाइट्रोजन क्षारक है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, ये मेनली कोडोन है किसका? तो जीन का है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि डीएनए जो है वो जीन का बना है। आई होप कि ये पूरा साइकिल समझ में आ गया होगा आप सबको। अब ये क्रोमोसोम क्या होता है? जीन और डीएनए तो हम सब समझ गए। तो जब क्रोमोटिक्स आपस में जुड़ जाते हैं तो इसे क्रोमोसोम कहते हैं। उदाहरण की तरह समझिए हम सब। तो ये मान लेते हैं क्या है? कोशिका है। इसके अंदर क्या रहता है? नाभिक रहता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, और नाभिक के अंदर क्या रहता है? क्रोमोटिक्स रहता है। और जब क्रोमोटिक्स आपस में इस प्रकार से जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम से हम सबका निर्माण हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। और क्रोमोसोम कैसा रहता है? तो ऐसे रहता है, द्विबंध, मतलब दुई कटा हुआ रहेगा। इस प्रकार से मैं फोटो बना देता हूं, क्योंकि ये आपस में जुड़ रहा है इसलिए इस प्रकार से बनता है। इसी को बोलते हैं क्रोमोसोम। आई होप कि समझ गए होंगे। अब देखिए, जीवों में सर्वाधिक परिवर्तन उत्परिवर्तन के कारण होता है। परिवर्तन का मतलब क्या हो गया? कि एक ही माँ बाप के अगर चार बच्चे हैं तो चारों का फेस अलग अलग होगा। यानी सबसे ज्यादा जो परिवर्तन होता है वो उत्परिवर्तन के कारण होता है। और उत्परिवर्तन किसके कारण होता है? तो जीन के परिवर्तन के कारण होता है। और जीन क्या है? तो डीएनए जीन का बना होता है, और जीन और डीएनए क्या होता है? तो क्रोमोसोम उसके बाद बनता है। जीन के बाद डीएनए बनता है, डीएनए के बाद क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, इसके अलावा जीवों में परिवर्तन अनुकूलन द्वारा भी होता है, यानी थोड़ा जो है प्राकृतिक चीजों से भी होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कर्क रेखा मकर रेखा के बीच है तो वहां ब्लैक ज्यादा होंगे। ठीक है, ठंडे इलाके में तो व्हाइट ज्यादा होंगे। तो थोड़ा ये भी होता है परिवर्तन का कारण। आई होप कि क्रोमोसोम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले फेज की ओर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले जनक की ओर। अब है फादर ऑफ पेंटेलॉजी, यानी जीवाश्म विज्ञान के पिता। ठीक है, पेलेंटेलॉजी इसको बोलते हैं, जीवाश्म विज्ञान के पिता। ठीक है, तो जीवाश्म विज्ञान के पिता का नाम लियोनार्डो डी विंची है। ठीक है, क्या है? लियोनार्डो डी विंची। ये चित्रकारी के लिए बहुत ही फेमस थे। ठीक है, तो इनकी दो प्रसिद्ध चित्रकारी भी है, जिसका नाम है मोनालिसा और है एंड द लास्ट सपर। ठीक है, तो दोनों आप याद रखेंगे। जीवाश्म एक्चुअल में क्या होता है तो मैं आपको पढ़ाता हूं। अभी मैं आर्ट्स में ऑफलाइन बैच पढ़ा रहा हूं, तो उसमें मैं जीवाश्म ही पढ़ा रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत सारे प्राकृतिक घटना होती है, भूकंप वगैरह आता है, सुनामी वगैरह आता है, तो उसमें बहुत सारे लोग, जीव जंतु, पेड़ पौधे क्या होते हैं? जमीन के तल में दब जाते हैं। और बहुत वर्षों के बाद वो क्या होता है कि एक जो है कि जीवाश्म ईंधन का रूप ले लेता है, यानी कोयला बन जाता है, पेट्रोल बन जाता है। इस पेट्रोल नहीं, मतलब कोयला का रूप ले लेता है, चट्टान का रूप ले लेता है। इसी को बोलते हैं जीवाश्म। ठीक है, तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग C14 द्वारा किया जाता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछेगा। अब ये कार्बन डेटिंग विधि का आविष्कार कौन किया? ठीक है, मैं यही बता रहा हूं कि जो शब्द आएगा उससे रिलेटेड हम सबको तुरंत ही इंफॉर्मेशन को कैच कर लेना है। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग विधि का आविष्कार एफ लीवी द्वारा किया गया था। याद रखेंगे आप सब, कार्बन डेटिंग विधि का आविष्कार एफ लीवी द्वारा किया गया था। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के पिता कौन है? तो बीरबल साहनी को कहा जाता है। वैसे जीवाश्म विज्ञान के पिता लियोनार्डो डी विंची, लेकिन भारतीय जीवाश्म विज्ञान के पिता कौन कहलाएंगे? तो बीरबल साहनी कहलाएंगे। ठीक है, ये अकबर बीरबल वाला नहीं, ये हमारे बीरबल साहनी साहब हैं। ठीक है, इस वाले चैप्टर का 2 वीडियो आपके समक्ष मैं रखूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि 20-30 मिनट का वीडियो बन जाए और आप कुछ समझे नहीं। ठीक है, तो जीव विज्ञान के शाखाओं के विभिन्न जनक जो होंगे, इसका 2 पार्ट में वीडियो आएगा। ये पहला पार्ट समझ लीजिए, उसके बाद एक और
मैं बैक टू बैक लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हम सब इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अनुवांशिकता के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ग्रीगर जॉन मेंडल। ठीक है, भूलेंगे नहीं, ग्रीगर जॉन मेंडल। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक यानी मॉडर्न, जो पूछ लेगा मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक कौन है? तो डब्ल्यू वाटसन है। ठीक है, मानव अनुवांशिकी के जनक कौन है? आर्चीबाल्ड गेराल्ड। तीनों आप याद रखेंगे। सिर्फ अनुवांशिकी के पिता पूछा जाएगा तो ग्रीगर जॉन मेंडल, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक अगर पूछा जाएगा तो डब्ल्यू वाटसन, मानव अनुवांशिकी के जनक अगर पूछा जाएगा तो आर्चीबाल्ड गेराल्ड। ठीक है, भूलेंगे नहीं आप सब। अब यह अनुवांशिकता होता क्या है? तो अनुवांशिकता को समझने का प्रयास करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विभिन्न गुणों का संचार होता है जिसका अध्ययन अनुवांशिकी में करते हैं। जैसे कि कोई भी दादा का बेटा हुआ, बेटा का बेटा हुआ, तो दादा का क्या, वो पोता हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो बहुत सारे गांव में लोग घूमेंगे तो उस पोते के बारे में बोला जाएगा कि तुम्हारा जो फेस है वो तुम्हारे दादाजी के साथ मिलता है, तुम्हारा जो फेस है वो तुम्हारे पिताजी के साथ मिलता है। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण गया कि नहीं गया? तो इसी को बोलते हैं अनुवांशिकी। ठीक है, तो ये जेनेटिक्स होता है। तो जेनेटिक्स चलते आता है पीढ़ी दर पीढ़ी। इसके अलावा जो है ग्रीगर जॉन मेंडल ने इस जेनेटिक्स के लिए मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। इसको आप सब भूलेंगे नहीं। वैसे तो इसमें अभी मैं और 10-20 मिनट का क्लास ऐड कर सकता हूं, लेकिन आप छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से भी आप पढ़ेंगे और पूरा मजा आएगा आपको पढ़ने में बायोलॉजी। आप सिर्फ अच्छे ढंग से पढ़ें, मैं आपका पूरा कंप्लीट करवा दूंगा बायोलॉजी अच्छे ढंग से। इसके अलावा जब बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा फिर हम सब ये फिजिक्स या केमिस्ट्री शुरू करेंगे। तो साइंस 30 में 30 आपको अचीव करना है 70 बीपीएससी में, तो आप आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहें। ठीक है, 12 से 15 मिनट का अप्रॉक्स में मैं वीडियो रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उतना ही आजकल शॉर्ट्स वीडियो देख करके क्या हो रहा है ना कि कंसंट्रेशन पावर कम हो गई है। इस वजह से ज्यादा बड़ा वीडियो आप सब देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर आप सब बोलेंगे कि ज्यादा बड़ा वीडियो बनाइए तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 2 जो है वो मैं जस्ट ही सुबह या दोपहर तक मैं लाता हूं। ठीक है, कल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर पसंद है तो। थैंक यू सो मच।